हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल डेवलपमेंट चैनल पर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ थ्योरी पार्ट का थ्योरी वाले सेक्शन का पार्ट 3 है। इसमें हमारा फिनिश हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम अपना पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारे लेबर लॉ के एक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें भी 2 क्लासेस तो लगेंगी या 3 क्लासेस तो लगेंगे दोस्तों। कम करेंगे इसमें ताकि रिटेंटिविटी बनी रहे। इतने 50-50 मिनट वाले करेंगे तो 2 में निपटा देंगे, और अगर 20-30 मिनट्स का लेक्चर करेंगे तो 3-4 लेक्चर लग जाएंगे इसमें, ठीक है। और फिर हमारे सोशल सिक्योरिटी के भी एक्ट्स बचेंगे। उसके अलावा कुछ डिमांड आई थी कि कमेंट सेक्शन में कि अकाउंटिंग वगैरह भी करा दीजिए और मैथ्स, इन दोनों की मैं कोशिश करूँगा। मैथ्स मैं करा दूँगा, अकाउंटिंग की भी मैं कोशिश करूँगा कि ये भी मैं करा दूँ, ठीक है दोस्तों। और मैथ्स तो अगर टाइम परमिट करेगा और इस वीक अगर इस वीक तक हमारा ये हो जाता है जो हमने टारगेट किया था, तो मैं मैथ्स में करा दूँगा दोस्तों, ठीक है। ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैथ्स मैं आपको सिंपल, फास्ट और एक ही क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगा। और ज़्यादा ऐसे नहीं, 3 से 4 घंटे की क्लास में पूरा मैथ्स करा देंगे, ठीक है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, ये अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ये चैनल शेयर कीजिए। और एक वही मोटिवेशन होता है दोस्तों, और अपने दोस्तों में नोट्स को शेयर कीजिए, ताकि अगर जैसे नोट्स की रीच पहुंचेगी तो लोग अपने आप ही शायद यूट्यूब चैनल पे फिर वीडियो देखेंगे, ताकि कंप्रीहेंसिव स्टडी हो जाए उनकी और नोट्स उनको समझ में आ जाए, ठीक है। हम इससे पहले लेबर वेलफेयर तक कर चुके थे। अब हम वेजेस से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। वेजेस क्या होता है? वेजेस मीन्स द कंपनसेशन पेड टू द लेबर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन। सिंपल सी बात है, काम के बदले कितना उनको पैसा मिलेगा, ये उसमें वो बात की जाती है। इट रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ILO की भी डेफिनेशन है एक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, कि रीमनरेशन एंड अर्निंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन मनी पेएबल बाय एन एम्प्लॉयर टू द वर्कर्स फॉर वर्क डन टू बी डन। जो वर्क जो उसने किया या फिर जो काम किया जाना चाहिए, उसके लिए जो पैसा मिलता है एम्प्लॉयर वाली साइड से एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन वेज। आस्पेक्ट क्या है? इकोनॉमिक आस्पेक्ट है इसका, सोशल आस्पेक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से आस्पेक्ट है, पॉलिसी रिपर्सपेक्टिव है। सिग्निफिकेंस जैसे इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स की तरफ से क्या है कि डिटरमाइन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड परचेजिंग पावर। सोशल में क्या है? एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है? की फैक्टर्स इन डिसिप्लिन, स्ट्राइक्स एंड बार्गेनिंग। और फोर्थ क्या है? पॉलिसी पर्सपेक्टिव में क्या है? गाइड, प्लानिंग एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है दोस्तों। ये इसमें आप याद रखने का। उसके बाद क्या है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि आप प्रीलिम में आ नहीं सकते। ट्राईपार्टिज्म एंड रोल ऑफ स्टेट इन वेज रेगुलेशन। ट्राईपार्टिज्म में क्या होता है कि जॉइंट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर एंड वर्कर। जनरली तो क्या होता है, एम्प्लॉयर एंड वर्कर होते हैं बाईपार्टिज्म में। ट्राईपार्टिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो जाती है ना। तो रोल ऑफ स्टेट में क्या होता है, लेजिस्लेटर होते हैं, इनेक्ट वेजेज लॉ, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ये सारे कहाँ से पास होते हैं? अपनी पार्लियामेंट से पास होते हैं, तो इसको बोलते हैं लेजिस्लेटर, ठीक है। और सेकंड क्या है? आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर में क्या है? इंटरवीन करता है, जैसे अगर वेजेज से रिलेटेड कोई भी झगड़ा हो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर क्या है? लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द पब्लिक सेक्टर। उसका भी कहना होता है कि भाई वो उसका विषय होता है वेजेज में, ठीक है। तो इसी हिसाब से देखते हुए चलेंगे। और इम्पोर्टेंस में बता देता हूँ कि इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते नहीं है, पूछे जाने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। मीडिएटर एंड प्रमोटर प्रमोट्स कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड सोशल डायलॉग, ये सिंपल सी बात है। गवर्नमेंट पीरियडिकली रिवाइज फ्लोर वेज रेट्स अंडर द कोड ऑफ वेजेज एक्ट। जो कोड ऑफ वेजेज एक्ट अभी बनाया है ना, उसमें फ्लोर वेज रेट की बात की है। और मिनिमम वेज भी एक कंडीशन होती है, तो ठीक है। मिनिमम वेज होती है, स्टेट पे डिपेंड करती है, उसमें कुछ फैक्टर ऐड करके। और फ्लोर वेज होती है कि इससे तो नीचे आप दे ही नहीं सकते। जैसे मान लो 200 रुपये है फ्लोर वेज, और महाराष्ट्र में 300 रुपये है मिनिमम वेज, हरियाणा में है 400 रुपये मिनिमम वेज, तो ये मिनिमम वेज है। इसका पूरा कंसेप्ट आप समझने के लिए ये जो लेबर कोड वाला वीडियो है वो अपना देख लीजिए। उसमें ये न्यू कोड्स मैंने चारों करा दिए थे, 2+2, 2 1 में, तो वो दोनों लेक्चर्स आप देख लीजिए, ठीक है। इसी की प्लेलिस्ट में होंगे, EPFO की प्लेलिस्ट में मैंने इनको एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पे PDF मिलती हैं दोस्तों सारी। टेलीग्राम चैनल हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगला है ट्राईपार्टाइट मैकेनिज्म इन इंडिया में क्या है? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस ILC, स्टैंडिंग लेबर कमेटी SLC, और वेज बोर्ड। जो ILC 1942 में स्टार्ट हुई थी, स्टैंडिंग 43 में, और वेज बोर्ड 1957 में, ठीक है। और वेज बोर्ड में क्या है? इंडस्ट्री स्पेसिफिक ट्राईपार्टाइट बॉडीज फॉर वेज फिक्सेशन। उसके बाद क्या है? जियोंग मॉडल है ट्राईपार्टिज्म का,
तो बस इतना याद रखना, इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं कि इंडिया का जो ट्राइपार्टाइट अप्रोच है वो ILC फॉलोज जियोंग इंटीग्रेटेड मॉडल। बस एक ट्राइपार्टाइट से रिलेटेड वेजेज में जियोंग मॉडल है, इतना याद रखना। जियोंग मॉडल किससे रिलेटेड है? ट्राइपार्टाइट मॉडल है। और इंडिया जो है वो ट्राइपार्टाइट अप्रोच फॉलो करता है ILC, जो ये है ना लेबर कॉन्फ्रेंस वाली, इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जियोंग मॉडल पे। अब देखते हैं लेबर पॉलिसी और जो अपने 5 ईयर प्लान थे उनमें उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे पास है। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, ऐसे सेकंड, इन सब की डेट भी याद कर लेना। और मैं तो बोलता हूँ जैसे कई बार क्या होता है, अभी भी ये रेलेवेंट बने हुए हैं इनके वो चेयरमैन वगैरह, और किसने इसको दिया था। जैसे महालनोबिस प्लान था 1956 से 61 वाला, जो सेकंड हुआ, ऐसे करके इसका हराल्ड मॉडल है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो करना एक बार, देखना याद हो जाएंगे, तो इससे क्या होता है ना, फ़ायदा होता है। ठीक, तो क्या है फर्स्ट में, क्या है ये सोशल जस्टिस एंड प्रोटेक्टिव लेबर लॉज की बात की गई। सेकंड में क्या है लेबर प्रोडक्टिविटी और लिविंग वेजेस की बात की गई। थर्ड में क्या है वेज पॉलिसी हार्मोनाइजेशन की बात की गई। फोर्थ में वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात की गई। फिफ्थ में नीड बेस्ड मिनिमम वेजेस की बात की गई। सिक्स में ट्राईपार्टाइट, ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इसमें ईयर देखना, मैच करना, मुझे बताना कि ये कब ऐड हुआ था, है ना, 1975 और कब ऐड हुआ था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में एक्ट हुआ था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, एक बार दोबारा बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ में क्या है ट्राईपार्टाइट कोऑपरेशन एंड सोशल सिक्योरिटी की बात की गई। सेवन्थ में ह्यूमन सोशल रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई। एट्थ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई। नाइन्थ और टेंथ दोनों में इनफॉर्मल सेक्टर और सोशल सिक्योरिटी, ये तो फिर हमारा ओपन मार्केट होने के बाद इनकी बात तो करेंगे ही करेंगे। और 11th एंड 12th और अभी तक की क्या चल रही है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड मिनिमम वेज रैशनलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है लेबर लॉ रिफॉर्म्स एंड कमेटी, ठीक है। फेयर वेज कमेटी बनी थी 1949 में, डिफाइंड मिनिमम फेयर एंड लिविंग वेज। नेशनल कमीशन ऑन लेबर फर्स्ट था, इसने 1969 में बना था। रैशनल वेज पॉलिसी एंड रिड्यूस डिस्पैरिटी। उसके बाद है नेशनल कमीशन ऑन लेबर सेकंड 2002, कंसोलिडेटेड इनटू 4 लेबर कोड, ये आप याद रखना, ठीक है। ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। और एक है लास्ट है वर्किंग ग्रुप ऑन वेज प्लानिंग कमीशन, वर्किंग ग्रुप ऑन वेज प्लानिंग कमीशन, उसने लिंक मिनिमम वेजेस टू CPI इंडस्ट्रियल वर्कर एंड फैमिली नीड्स। और ये तो पता ही है कि कोड ऑन वेजेज 2019 कंसोलिडेटेड फोर वेज लॉज एज पर सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर रिकमेंडेशन, ठीक है, 2002 वाले के। इसने ही रिकमेंड किया था कि सारे लेबर लॉज को कंबाइन कर दो, तो इसने जो 4 वेजेज लॉ वाले हैं वो कोड ऑफ वेजेज में 2019 में कंबाइन कर दिए हैं, ठीक है, ये याद कर लेना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड में क्या क्या है, ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड से रिलेटेड, जैसे लेबर से रिलेटेड, कि 15(3) में क्या है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये याद रखना। 15 के जैसे अभी ऐसे 1 2 3 4 5 करके ऐड हो गए, EWS वाला भी इसमें ऐड हो गया है। फिर SC ST वाला शायद 4 में था, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी जो। 39E प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स हेल्थ एंड स्ट्रेंथ। 39F में क्या है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ। 42 में क्या है ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मेटर्निटी रिलीफ, ठीक है, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मेटर्निटी रिलीफ। 45 में क्या है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है, याद कर लेना है। 42 में क्या है ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। और 45 में क्या है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ये थोड़ा याद कर लेना, एग्जाम पूछ लेते हैं कि भाई लेबर से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल मेंशन है। तो 15 का 3, 39E, 39F, 42 और 45। अब क्या कुछ स्टेट्यूटरी प्रोटेक्शन भी देख लेते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंडर क्या है ये, अभी तो हम थोड़ा जो रेलेवेंट है उसको देख रहे हैं, पूरा भी करेंगे इन सबको, है ना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में क्या है 26 वीक का पेड लीव है और प्लस क्रैच फैसिलिटी है। और ये मैं करा चुका हूँ क्रैच फैसिलिटी, कितने में एम्प्लॉय होने चाहिए, 50 होने चाहिए, 100 होने चाहिए, ये सब मैं करा चुका हूँ अपने न्यू कोड वाले लेक्चर में, उनको भी बड़े ध्यान से देखना, उसमें हैंड रिटन नोट्स हैं और वो भी टेलीग्राम पे डले हुए हैं, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या है, चाइल्ड एंड अडोलसेंट लेबर एक्ट 1986 अमेंडमेंट हो चुका है 2016 में, प्रोहिबिट्स वर्क बिलो 14 ईयर्स, 14 साल से कम के वर्क को प्रोहिबिट करता है। फैक्ट्री एक्ट 1948 में क्या है, रिस्ट्रिक्ट्स आवर्स एंड प्रोवाइड रेस्ट एंड सेफ्टी, इनकी बात करता है। और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में क्या है, नो जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, नो जेंडर बेस्ड वेज डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। कोड ऑन वेजेस 2019 में क्या है, अपहोल्ड्स जेंडर न्यूट्रल वेज प्रिंसिपल। और अब तो इसमें वो भी है कि नाइट में भी वुमेन, नाइट शिफ्ट में भी, इन सब में भी वुमेन काम कर सकती हैं। तो अभी जेंडर न्यूट्रल होते जा रहे हैं अपने लेबर लॉज। उसमें हमने ये भी बात की थी कि वर्कमैन को हटा के वर्क पर्सन भी ऐसे कुछ ऐड किया है, वो भी देखना, वो भी बताना आप मुझे। उसके बाद क्या है, वेज थ्योरी में क्या क्या, वेज थ्योरी देख लेते हैं कौन कौन सी थ्योरी। जैसे सब्सिस्टेंस थ्योरी क्या होती है, सब्सिस्टेंस में होता है सिर्फ अपना सर्वाइवल के लिए। किसकी है, डेविड रिकार्डो की। और एग्जांपल क्या है, एग्रेरियन लेबर वेज। देखो सिंपल सी बात है, एग्रीकल्चर क्या है, सस्टेनेंस होता है खाली, उसमें सस्टेनेंस मतलब पाल पोल मतलब खान पान, बस पालन हो जाए, बिजनेस नहीं होता, बिजनेस मॉडल नहीं होता। वो डेविड रिकार्डो ने दी है, मिनिमम फॉर सर्वाइवल वेज जो है। फिर वेज फंड थ्योरी क्या है, जीएस मिल की है। ये क्या करता है, फिक्स कैपिटल फॉर वेजेस, मोर लेबर, लोअर वेजेस। यह है क्लासिकल कैपिटलिज्म, है ना, कि मतलब कैपिटलिज्म के हिसाब से, कैपिटलिज्म मतलब जितना काम, जिस तरीके का काम, उसी के हिसाब से पैसा, ठीक है। जितना ज़्यादा लेबर बढ़ जाएगा उतना ही पैसा कम हो जाएगा। जैसे आपके पास लेबर की डिमांड हो जाएगी कम और पैसा हो जाएगा कम, जितना ज़्यादा लेबर प्रोवाइड कर पाओगे। उसके बाद क्या है, रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। ये क्या है, फ्रैंकिस वॉकर की है। लेबर गेट्स लेफ्ट ओवर इनकम, क्या है, इंटरप्रेन्योरल इकोनॉमीज, कि भाई जो मालिक है उसको जितना पैसा कमाना था उसने कमा लिया, बेनिफिट हो गया। उसके बाद क्या है, जो बचा हुआ पैसा है, लेफ्ट ओवर इनकम, वो मिलती है किसको, लेबर को। ये किसकी है, फ्रैंकिस वॉकर की है। इसको बोलते हैं रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी। सरप्लस वैल्यू थ्योरी, ये कार्ल मार्क्स की है, ठीक है। वेजर क्या है, एक्सप्लॉयटेशन का कंसेप्ट मानते हैं लोग कि क्या, वैल्यू ऑफ लेबर पावर, कैपिटलिज्म क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास रिलेशंस। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। ये क्या है, जेबी क्लार्क की है। वेज क्या है, एक वैल्यू ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ लेबर्स आउटपुट। टेक इंडस्ट्री में ऐसा होता है। इसको इतना उससे मत जाना दोस्तों, बस आपको इतना पता होना चाहिए इसमें कि कौन सी थ्योरी किसकी है, ये इसमें पूछेंगे। अब एक एक का माइन्यूट डिटेल, जैसे किसमें लेफ्ट ओवर को इनकम को बोलते हैं, किसमें सर्वाइवल वाली को बोलते हैं, ये आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इसे इतना घबराने की जरूरत है नहीं। क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखेंगे ना, तो इनकी रिटेंटिविटी माइंड में बहुत कम है, और पूछे जाने में भी कितना आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे, मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि आप इसमें कितना याद कर सकते हो, इसमें इतना याद कर सकते हो कि कौन सी थ्योरी किसकी है। जैसे बार्गेनिंग थ्योरी है, ये है जॉन डेविडसन की। क्या है, जो वेज है वो आउटकम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग है, कि आपने और आपके वर्कर्स ने मिलकर बैठ के बात की, बार्गेनिंग की, उसके बाद जो पैसा मिला है वो वेज है ना। और इसमें कौन जनरली कौन इन्वॉल्व होता है, ट्रेड यूनियन नेगोशिएशंस करती हैं इसमें। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी क्या है, ये है थॉस्टिन वेबलन की। वेबलन कोड्स भी पढ़े होंगे आपने इकोनॉमी में, कमेंट सेक्शन में बताना क्या कौन से होते हैं। वेज डिपेंड्स ऑन द डिजायर्ड लिविंग स्टैंडर्ड, है ना, ये डेवलप्ड कंट्रीज का कंसेप्ट है कि जितना आपको स्टैंडर्ड चाहिए। जैसे आपको मैकडोनल्ड का पिज़्ज़ा खाना है और आपको वीक में 2 बार बाहर डाइन आउट करना है, तो इन सब चीज़ों से आपके जो स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से आपको वेज मिलेगा, है ना। बिहेवियरल थ्योरी में क्या है, जीएच ब्राउन की है। मोटिवेशन, फेयरनेस एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट अफेक्ट वेजेज है ना। ये ह्यूमन रिसोर्स मॉडल के बेस पे वेज डिसीजन होता है कि भाई बहुत ज़्यादा दो ताकि मोटिवेशन बढ़े और साइकोलॉजी उनकी काम करने की बढ़े। वैसे तो इतना काम का है नहीं, फिर भी क्या है, इसको एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है, कि कौन सी थ्योरी किसने दी है, बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। कई बार मैच करा लेंगे वो आपसे। द फ्रॉम इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म रिकार्डो मार्क्स टू द ह्यूमन सेंट्रिक बिहेवियरल थ्योरी ब्राउन। देखो लिखा ना कि इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म से ह्यूमन सेंट्रल बिहेवियरल थ्योरी ब्राउन तक पहुंच गए हम। ब्राउन क्या कहता है कि ह्यूमन सेंट्रल होना चाहिए, उनके उनके बेस पे, उनके ह्यूमन रिसोर्स के बेस पे होना चाहिए वेज, ठीक है। वेज पॉलिसी इन इंडिया, ऑब्जेक्टिव तो नॉर्मल होते हैं, ये देख लेते हैं। नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज, ये 15th ILC 1957 ने इसको बताया था, ठीक है। 15th ILC इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस 1957 में हुई है,
ठीक है, 16 1958 में हुई थी, ये भी हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है, फैमिली साइज है 3 कंजम्पशन यूनिट पर सेंटर, 2700 कैलोरी पर एडल्ट पर डे, क्लॉथिंग 72 यार्ड पर फैमिली पर मंथ, हाउस रेंट होना चाहिए 10% ऑफ फूड एंड क्लॉथिंग एक्सपेंडिचर, 25% एडिशन फॉर एजुकेशन हेल्थ एंड रिक्रिएशन, इन सब के लिए 25% एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये है नीड बेस्ड मिनिमम वेजेज कि कितनी ज़रूरत है, ये तो मिनिमम ज़रूरत है कि 3 कंजम्पशन यूनिट परसेंट पर अर्नर होनी चाहिए, ये फैमिली साइज होना चाहिए, 2700 कैलोरी पर अडल्ट पर डे होना चाहिए। तो मतलब आप बोलो तो देखो तो 8100 कैलोरी पर फैमिली जाएगा, क्योंकि 3 की यूनिट मान के बैठे हैं ना पर डे। क्लोथिंग में 72 यार्ड पर फैमिली पर मंथ, हाउस रेंट 10% होना चाहिए, फूड एंड क्लोथिंग जितना फूड एंड क्लॉथ पे खर्चा करते हैं उसका 10% हाउसिंग होना चाहिए, 25% एजुकेशन हेल्थ और एजुकेशन के लिए अलग से मिलना चाहिए। ठीक है, और नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज, नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेज 1996 में जो इंट्रोड्यूस किए थे वो आईएलसी के प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, ये इसमें से अभी तक का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक का जो देखेंगे ना अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है अभी तक, और ये भी कर सकते हो नेम। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। वेज बोर्ड क्या है, वेज तो फिर वो ट्राइपार्टाइट जो हमने बोला था, वेज बोर्ड क्या है, ट्राइपार्टाइट बॉडी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स कंस्टिट्यूट फॉर फिक्सिंग और रिवाइजिंग द वेजेज इन द स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। स्ट्रक्चर क्या है, चेयरमैन होगा अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट होगा, इक्वल मेंबर रहेंगे वर्कर्स और एम्प्लॉयर से। ठीक है, और एडवाइजर्स एक्सपर्ट इन लेबर इकोनॉमीज एंड इंडस्ट्री, इन सब के एक्सपर्ट भी इसमें आएंगे एडवाइजर के तौर पे। ठीक है, उसके बाद क्या है, फंक्शन क्या है, एग्जामाइन वेज स्ट्रक्चर एंड डिस्पैरिटी, रिकमेंड रिवीजन बेस्ड प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस थ्रू कंसेंसस। उसके बाद क्या है, एवोल्यूशंस ऑफ वेज बोर्ड इन इंडिया, कॉटन टेक्सटाइल 1957 में फर्स्ट वेज बोर्ड, सीमेंट 1960 में, शुगर 1962 में, न्यूज़पेपर 1956 से 2021 में ये हो चुके हैं। पीरियोडिकली रिवीजन होता है, ये मजीठा बोर्ड बैठा था लास्ट जो था इसमें मजीठिया बोर्ड, और कॉटन में फर्स्ट वेज बोर्ड, ये सब हो चुका है। सीमेंट में मॉडल फॉर कलेक्टिव वेज फिक्सेशन, शुगर में क्या है, इंट्रोड्यूस प्रोडक्टिव लिंक्ड वेजेज। ठीक है, एवोल्यूशन है ये कि भाई फर्स्ट वेज बोर्ड बैठा, फिर मॉडल ऑफ कलेक्टिव वेज फिक्सेशन आया, फिर शुगर में प्रोडक्टिव लिंक कर दिया, और ये पीरियोडिक रिवीजन तो न्यूज़पेपर में होने ही लग गया इंडस्ट्री में। ये सब इतना काम का नहीं, आप पढ़ लेना, नोट शेयर हो जाएंगे। कोड ऑन वेजेज 2019 गिव स्टेट्यूटरी बैकिंग टू द वेज रिकमेंडेशन वाया फ्लोर वेज कंसेप्ट। उसके बाद क्या है, वेज फिक्सेशन मेथड में क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, म्यूचुअल नेगोशिएशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड यूनियन, जैसे स्टील कोल इंडस्ट्रीज में जनरली होता है। एडजुडिकेशन, गवर्नमेंट रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल, बोनस डिस्प्यूट जब हो जाते हैं। वेज बोर्ड फिक्सेशन ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, सीमेंट वेज बोर्ड बैठा था। वॉलेंट्री सेटलमेंट, इंटरनल कंपनी एग्रीमेंट हो जाता है, टिस्को जैसे टिस्को में हो जाता है। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग से, एडजुडिकेशन से, वेज बोर्ड फिक्सेशन से और वॉलेंट्री सेटलमेंट, इन सब से हो जाता है ना। उसके बाद है कोड ऑन वेजेस 2019 के बारे में देख लेते हैं क्या कहता है। ये कवरेज क्या है, ऑल एम्प्लॉयज अक्रॉस ऑर्गेनाइज एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करता है। फ्लोर वेज की बात करता है, सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिमम बेंचमार्क फॉर द स्टेट्स। ये इससे नीचे तो आप दोगे ही नहीं, और बाकी आप मिनिमम वेज में थोड़ा कितना भी अपना बढ़ा सकते हो। जेंडर इक्वलिटी क्या है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये बात करता है। पेमेंट ऑफ वेजेज मैंडेटरी, डिजिटल एंड ऑनलाइन ट्रांसफर परमिटेड। बोनस इसमें क्या है, प्रोडक्टिव लिंक कर दिया है, मिनिमम 8.33% तो होगा ही होगा। एडवाइजरी बोर्ड फॉर रिवीजन एंड कंसल्टेशन एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल, ये इसकी कुछ बात है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हम पढ़ते हैं अभी आगे क्या है। ठीक है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का क्या है कि शेयरिंग ऑफ मैनेजरियल डिसीजन मैन पावर मेकिंग पावर विद वर्कर्स थ्रू ज्वाइंट कंसल्टेशन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद आईएलओ भी क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिन क्या है, ब्रिटिश कोऑपरेटिव मूवमेंट से आया था ये 1890 में, और पॉपुलराइज्ड इन जर्मनी को डिटर्मिनेशन से, जर्मनी में इसको को डिटर्मिनेशन से पॉपुलराइज हुआ,
और यूके में जॉइंट कंसल्टेशन मॉडल। ये दोनों याद करना आप, है ना, JCM और कोड डिटर्मिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है ना। अडॉप्टेड इन इंडिया इन पोस्ट इंडिपेंडेंस थ्रो ट्राईपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस, TLC, ट्राईपार्टाइट लेबर कॉन्फ्रेंस से। फिलोसफी क्या है वर्ल्ड वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट में? इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बढ़ती है, ह्यूमन रिलेशन बढ़ते हैं, अच्छे होते हैं वर्कर्स और उसके एम्प्लॉयर के, सोशल जस्टिस भी आता है इससे, इक्वलिटी आती है, डिग्निटी आती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है। एग्जाम्पल क्या है, जर्मनी का जो है मिट बेस्ट मग, कोड डिटर्मिनेशन का सेम ही नाम है, ये पूछा जा सकता है आपसे। गिव्स वर्कर्स ए बोर्ड लेवल रिप्रेजेंटेशन, काफ़ी अच्छा इन्होंने मैकेनिज्म डिजाइन किया हुआ है इधर। और यूके में कौन सा बात की थी हमने, जॉइंट, JCM की बात की थी ना, जॉइंट कंसल्टेशन मॉडल। फिर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, 19(1)(c) में क्या है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। 43 में क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन इंडस्ट्री। 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1976 में आ गया था। 39A में क्या है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द ऑल सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीड फॉर वर्कर्स पार्टिसिपेशन। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी रिप्लेस कन्फ्लिक्ट विद कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट, बिल्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। मोरल एंड प्रोडक्टिव में क्या होगा, वर्कर फील वैल्यूड, हाई मोटिवेशन आता है उनमें। फिर क्या है, डिस्प्यूट कम हो जाते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट प्रमोट सोशल जस्टिस एंड बैलेंस्ड ग्रोथ। वो WPM क्या है, इंडस्ट्रियल पीस प्लस एफिशिएंसी प्लस इक्वालिटी, तो याद रखना। ऑब्जेक्टिव देख लेना, मैं शेयर कर दूंगा, ये कोई नॉर्मल होते हैं। टाइप ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन ILO क्लासिफिकेशन के हिसाब से क्या है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्या होता है, वर्कर्स इन्वॉल्व पर्सनली इन डिसीजन मेकिंग, जैसे क्वालिटी सर्कल, सजेशन स्कीम्स वगैरह में। इनडायरेक्ट में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू पार्टिसिपेट करते हैं वर्कर, जैसे वर्क्स कमेटी हुआ, जॉइंट काउंसिल हुआ। और फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन में क्या होता है कि प्रॉफिट एंड ओनरशिप शेयर करते हैं वर्कर्स, तो शेयर ही मिल जाते हैं वर्कर्स को कंपनी के, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, कोऑपरेटिव हुआ। और इसको देख लेना आपने आराम से। और सेंस क्लासिफिकेशन 1970 क्या कहता है कि सुपरफिशियल पार्टिसिपेशन, इंटरमीडिएट पार्टिसिपेशन एंड रियल पार्टिसिपेशन। सुपरफिशियल क्या होता है, सिंबॉलिक कंसल्टेशन में नो रियल इन्फ्लुएंस, सजेशन बॉक्स डाल दिया हर कंपनी में कि सजेशन दे दो, पार्टिसिपेशन है बट सुपरफिशियल है। इंटरमीडिएट में क्या होता है कि जॉइंट डिसीजन मेकिंग पावर ऑन वेलफेयर एंड रूटीन मैटर्स, वर्क्स कमेटी हो गया। रियल पार्टिसिपेशन क्या होता है कि वर्कर्स डायरेक्टर्स बने और जॉइंट काउंसिल्स में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन हो, उसको बोलते हैं इक्वल पावर इन पॉलिसी डिसीजन। फिर फॉर्म्स एंड मैकेनिज्म ऑफ WPM क्या है, तो मैकेनिज्म क्या है, जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग से हुआ, इससे क्या होगा, नेगोशिएशंस ओवर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वेज सेटलमेंट इन स्टील सेक्टर, जैसे हो गया कलेक्टिव बार्गेनिंग। उसके बाद क्या है, वर्क कमेटी, सेक्शन 3 में दिया हुआ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में, स्टेट्यूटरी बायपार्टाइट बॉडी है हारमोनी बनाने के लिए, 5 से प्लस मेंबर होते हैं एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ के, ये हो गया वर्क्स कमेटी। उसके बाद जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, JMC, ठीक है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल। और जो वो था वो JCM था, जॉइंट कंसल्टेटिव मॉडल, वो यूके का था, ये 1958 में बनी। इसमें क्या होता है, कंसल्टेटिव बॉडी फॉर जॉइंट डिसीजंस, है ना, डिस्कस प्रोडक्टिव वेलफेयर वगैरह, प्रोडक्टिविटी वगैरह डिस्कस करते हैं। फिर आता है आपका शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल, ये क्या होता है, 2 टायर पार्टिसिपेटिव स्कीम्स होते हैं, शॉप लेवल एंड इंटरप्रेन्योरशिप इंटरप्राइज लेवल पे। ये नॉर्मल याद कर लेना कि शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल भी 1975 की स्कीम है। ये भी क्या है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करते हैं। सजेसिव स्कीम क्या है, क्रिएटिविटी अमंग वर्कर्स में इंकरेज करना है। और रिवार्ड फॉर इम्प्रूवमेंट इन आइडियाज़, आइडियाज़ अगर अच्छे लेके आ रहे हो तो उसमें रिवार्ड मिलता है। क्वालिटी सर्कल्स क्या है, जापान का मॉडल है, स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप सोल्व प्रॉब्लम्स, NTPC भेल ने इसको अडोप्ट भी किया है। वर्कर्स डायरेक्टर्स, बोर्ड रिप्रेजेंटेशन में, जैसे लेबर रिप्रेजेंटेशन ऑन कंपनी बोर्ड, PSU मॉडल होता है, जैसे सेल और ONGC टाइप में होता है। उसके बाद क्या है, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, JCM फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इंट्रोड्यूस्ड इन 1966, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ने 1966 में इसको इंट्रोड्यूस किया है फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCM के तहत, है ना। उसके बाद क्या है आपका, सेल्फ मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव्स, वर्कर्स ओन एंड मैनेज इंटरप्राइजेस, जैसे लिज्जत पापड़ मॉडल। तो ये देख लेना, ये थोड़ा ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये काम का है, आपको करना ही पड़ेगा ये दोस्तों, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, WPM किस में आता है, 42 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट
1976 में 43A के अंडर। फिर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है, इंटरप्राइज लेवल पे, प्लांट लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे, रीजनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे क्या है, ILO है, WT है, UN फॉर्म है, वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन एट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर का पार्टिसिपेशन है। फिर इंटरप्राइज लेवल पे क्या है, वर्क्स कमेटी है, JMCs हैं, है ना, शॉप काउंसिल आ गई प्लांट लेवल पे, बाईपार्टाइट ट्राईपार्टाइट बोर्ड आ गया, ILC SLC, ये देख लेना, PDF आपको शेयर हो जाएगी। इंटरनेशनल मॉडल फॉर ऑफ पार्टिसिपेशन, ये हम पूरा भी देखेंगे, इंटरनेशनल अफेयर वाला नीचे, ठीक है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे तब ये सारी आएंगी वापस से। जर्मनी में क्या है, को डिटर्मिनेशन मिट्स मग, मिड बेस्ट मग, मिड बेस्ट मग, ये बोर्ड लेवल वर्कर रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें, ठीक है। और UK का क्या है, जॉइंट कंसल्टेशन, JCM होता है मॉडल, वॉलंटरी कंसल्टेटिव काउंसिल्स होती है। जापान में क्वालिटी सर्कल्स होते हैं, वॉलंटरी प्रोडक्टिव ग्रुप होते हैं। स्वीडन में क्या है, वर्क्स काउंसिल होते हैं, लीगल राइट टू कंसल्टेशन। इंडिया में क्या है, एवोल्यूशन, 1947 में क्या है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्क्स कमेटी की बात करी गई। 1958 में जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स की बात की गई, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल इंट्रोड्यूस्ड होगी। 1975 में शॉप एंड जॉइंट काउंसिल स्कीम्स होगी इमरजेंसी पीरियड के लिए। 1976 में आर्टिकल 43A में कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन हो गया। 1983 और प्रेजेंट में क्या है, बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन इन PSUज है, क्वालिटी सर्कल्स एंड JCM, ठीक है। उसके बाद क्या है, शॉप काउंसिल एंड जॉइंट काउंसिल स्कीम 1975 में क्या था, शॉप काउंसिल लेस देन अगर 100 मेंबर्स हैं तो इक्वल एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेशन होगा। ये फ्लोर शॉप इशूज को सॉल्व करेंगे, जैसे छोटे लेवल पे, है ना, शॉप फ्लोर इशूज को ये सॉल्व करेंगे। जॉइंट काउंसिल में क्या है, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल शॉप्स। अब जैसे क्या होगा ना, एक ही जॉइंट काउंसिल हो जाएगी, हर शॉप काउंसिल से लोग आएंगे, जॉइंट काउंसिल बनाएंगे। इसमें प्रोडक्टिविटी, वेलफेयर और ट्रेनिंग के डिस्प्यूट सॉल्व होंगे। और इसमें छोटे लेवल पे, फ्लोर लेवल पे, जैसे छोटे छोटे शॉप काउंसिल बन जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी बनाते हो, कार बनाती है आपकी कंपनी, और कार में जॉइंट काउंसिल हो जाएगी जिसमें सारे लोग आएंगे जो पार्ट्स बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोनट बनाता है, कोई टायर बनाता है, कोई हेडलाइट बनाता है, तो ये सारे लोग आ जाएंगे इसमें जॉइंट कमीशन में। और इनकी इंडिविजुअल जो होगी वो होगी शॉप काउंसिल, छोटे लेवल पे, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल टायर वालों ने अलग से बना ली, समझ रहे हो, उस हिसाब से इस तरीके की ये लोग बात करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी डीप में हो जाता है, इतना इसमें शायद पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है, बोर्ड लेवल पार्टिसिपेशन होता है, वर्कर्स नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर इन PSU मॉडल। किसी किसी PSU में इसको फॉलो भी किया जाता है, जैसे सेल बोर्ड इंक्लूड्स ए रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन, ठीक है। ये एडवांटेज देख लेना, नॉर्मल होती है, छोड़ भी सकते हो। प्रॉब्लम्स एंड लिमिटेशन इन इंडिया में क्या है, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनियन, ठीक है, वीक रिप्रेजेंटेशन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अपना 80 से 90 के बीच में अपना वर्कर है, तो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग यूनियन है। एपैथी ऑफ मैनेजमेंट है, फियर ऑफ पावर शेयरिंग है, लीगल फ्रेमवर्क वीकनेस है, नो मैंडेटरी स्कीम्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है, लैक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है। ये देख लेना आप, ये मैं शेयर कर दूंगा, इसमें ज़्यादा नहीं है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे JMC एंड वर्क काउंसिल कहाँ है, वाइडली प्रैक्टिस इन PSU। बोर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है, वर्कर्स डायरेक्टर बोर्ड होता है सिंस 1970 तक, 1970 से चल रहा है, जिसमें वर्कर्स का डायरेक्टर होता है बोर्ड में। क्वालिटी सर्कल्स एंड सजेशन स्कीम्स चल रही हैं NTPC, भेल और HAL में। ये आप मुझे इसकी फुल फॉर्म बताना, है ना। ये सारी, और अपनी अभी 12 महारत्ना है, 13 महारत्ना, उन सब के भी मुझे कमेंट सेक्शन में नाम बताना, ठीक है, जिससे आपका ये और कंसेप्ट याद हो जाएगा। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिंस 1966। अभी भी जैसे 8 पे कमीशन लगेगा तो इसमें JCM बात करेगा, JCM बहुत बार जाएंगे, बात करने जाएंगे, ठीक है। एंश्योर पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग इन PSU, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी से बढ़ जाती है, नॉट इंपॉर्टेंट। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको मैं लगा देता हूँ 4 स्टार। वर्कर्स पार्टिसिपेशन से क्या हो रहा है, क्या है, ILO प्रमोट्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट अंडर कन्वेंशन नंबर 135, याद करना, वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन 1971 में आई थी, और रिकमेंडेशन नंबर है 143 1971। ये याद करना, कन्वेंशन नंबर 135 वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन 1971 में ILO प्रमोट करता है, और एक 143 भी है कन्वेंशन नंबर, इन दोनों में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करता है ILO।
और ILO की कितनी कन्वेंशन है वो हम नीचे भी बात करेंगे। 8 मेजर कन्वेंशन है, टोटल 43 के आसपास कन्वेंशन है, और 8 में से इंडिया ने कौन कौन सी साइन की हुई है वो भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो इनकरेज कंसल्टेशंस, पार्टिसिपेशन एंड को डिटर्मिनेशन ऑफ एट ऑल लेवल। इंडिया की क्या हैज रेटिफाइड रिलेटेड कन्वेंशंस एंड इनकॉर्पोरेटेड WPM इन नेशनल लेबर पॉलिसी। इंडिया ने क्या है, ये पूछा जाएगा आपसे MCQ में कि क्या इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है। इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है, ठीक है, और उसको इनकॉर्पोरेट भी कर लिया है अपनी नेशनल लेबर पॉलिसीज में, ठीक है, याद करना। और ये 135 नंबर है और 143 1971 में दोनों आई थी ये, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, कन्वेंशन नंबर 135 है, रिकमेंडेशन नंबर 143 है, ठीक है। और तो कोई इसमें है नहीं। और रिसेंट डेवलपमेंट क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इसको इनक्रेज करता है। नेशनल फ्लोर वेज एडवाइजरी बोर्ड 2019 इसने भी इसको बात की थी। PSU इन प्राइवेट सेक्टर में क्या है, रिवाइवल ऑफ क्वालिटी सर्कल्स, ये सब हमने बात की थी, शॉप काउंसिल वगैरह की इसमें बात की हुई है। अब आ गया इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन आ गया दोस्तों, इसकी बात और करते हैं अभी। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, द स्टडी ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस एट ग्लोबल लेवल इन्वॉल्विंग इंटरेक्शंस बिटवीन गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस कंट्री। सबको मिला के बैठ के बात करना इंटरनेशनल लेवल पे, कंट्रीज को, वर्कर्स को, गवर्नमेंट्स को, इंटरेक्शंस उनका ग्लोबल लेवल पे बात करता है। द फील्ड ऑफ स्टडी दैट डील्स विद एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड लेबर मैनेजमेंट सिस्टम दैट ऑपरेट अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स। नेशनल बॉर्डर से बाहर की बात होती है, जहाँ हमें इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन। वाई इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टडी क्यों करना है, इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्टडी क्यों करना है, ये सब उसके कारण है। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, MNCs बढ़ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज बढ़ रही हैं, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, माइग्रेशन एंड आउटसोर्सिंग हो गया है, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स की बात करनी है, ग्लोबल प्रमोशन फॉर डिसेंट वर्क, है ना, ये सब आप देख लेना। नेचर एंड स्कोप क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, मल्टी लेवल है, डायनेमिक है, ये सब नॉर्मल चीज़ें होती हैं, याद कर लेना। हाँ, सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन हम बात करते हैं। जैसे बाईपार्टाइज्म कहाँ है, ये USA में है, फ्री मार्केट मॉडल है जिसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बात करते हैं, बाकी कोई नहीं आता है। ट्राई पार्टिज्म में क्या, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, ये इंडिया, फ्रांस एंड ILO का भी यही सिस्टम है। यूनिटेरिज्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिंगल टीम, नो कन्फ्लिक्ट, जापान का ये इंटरप्राइज मॉडल है कि इसमें वर्कर्स और मेंबर तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं जॉइंट मॉडल है, हम मिलके ही सारे काम कर रहे हैं। प्लूरलिज्म में क्या है, मल्टीपल इंटरेस्ट ग्रुप्स नीड फॉर बैलेंस, UK और स्वीडन में, ठीक है। ट्राईपार्टाइट क्या है, थ्रू इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कमेटी के तहत हम ट्राईपार्टाइट सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं। यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिलेशन मॉडल में क्या है, वही जो ऊपर बात की है। जर्मनी क्या है, को डिटर्मिनेशन है, वर्कर्स ऑन बोर्ड मीट बेस्ट मग। फ्रांस क्या है, स्टेट कंट्रोल है, गवर्नमेंट लीड्स वेज पॉलिसी। UK में क्या है, वॉलेंट्री कलेक्टिव बार्गेनिंग है। स्वीडन में सोशल पार्टनरशिप है। जापान में इंटरप्राइज यूनियन है, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, लॉयलिटी बेस्ड इंडस्ट्रियल रिलेशन है। USA में क्या है, डिसेंट्रलाइज है, यूनियनिज्म वेरीज बाय इंडस्ट्री, ठीक है। ये जर्मनी का जो वर्क काउंसिल है वो इंश्योर करता है कि 50% वर्कर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए एट सुपरवाइजरी ऑन सुपरवाइजरी बोर्ड, ये नॉर्मल बात है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इन डिफरेंट कंट्रीज में कैसा है, USA में क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है फर्म लेवल पे। UK में क्या है, इंडस्ट्रियल लेवल बार्गेनिंग है बट फ्लेक्सिबल है। फ्रांस में क्या है, स्ट्रॉन्ग स्टेट इंटरवेंशन है वेज डिटर्मिनेशन में, तो ये सब देख लेना। इंडिया में क्या है, बाईपार्टाइट है और प्लस स्टेट इन्फ्लुएंस्ड है थ्रू कंसिलिएशन एंड एडजुडिकेशन, ठीक है। ILO क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के लिए प्रमोट करता है और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन कन्वेंशन नंबर 98 की भी बात करता है। हाँ, लेकिन इसमें इंडिया का मैच तो करता है ILO के साथ, ट्राईपार्टाइट टाइप और कलेक्टिव बार्गेनिंग टाइप, लेकिन क्या है, इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है। अभी बात करेंगे कन्वेंशन की कि इंडिया ने कौन सा साइन नहीं किया, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और एक चाइल्ड वाला देखते हैं दोनों हम। लेबर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी कंपेरेटिव ओवरव्यू है। जापान वेलफेयर एज ए ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, इन हाउस ट्रेनिंग और हेल्थ वगैरह के दो। UK में क्या है, यूनिवर्सल वेलफेयर मॉडल है। फ्रांस स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्टेट है, पेड लीव, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वगैरह सब देने हैं। USA में क्या है, एम्प्लॉयर लेड है, मार्केट बेस्ड है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट 1935 के तहत चलते हैं। स्वीडन में क्या है, कंप्रिहेंसिव पब्लिक वेलफेयर है, फ्री एजुकेशन, हेल्थ केयर। और इंडिया में क्या है, स्टेट स्पॉन्सर्ड मिक्स्ड मॉडल है, ESI, EPFO, ये हम देखते हैं। कुछ स्टेटूटरी है, कुछ नॉन स्टेटूटरी है, कुछ स्कीम्स है और कुछ EPFO ये स्टेटूटरी टाइप है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है, कंबाइन इकोनॉमिक एफिशिएंसी विद हाई सोशल सिक्योरिटी, नॉर्डिक मॉडल। वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में को डिटर्मिनेशन, कितनी बार पढ़ चुके हैं, जर्मनी का है ये।
जॉइंट कंसल्टेशन यूके का है, क्वालिटी सर्कल्स जापान का है, कलेक्टिव एग्रीमेंट फ्रांस का है और बोर्ड का रिप्रेजेंटेशन है स्वीडन और नीदरलैंड में। देख लेना आप। ILO कन्वेंशन 135 1971 में जो हमने बात की थी रिकमेंडेशन नंबर 142 में, ये वर्कर्स पार्टिसिपेशन एंड मैनेजमेंट की बात करता है। ILO के बारे में देख लेते हैं। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइली से आया था, ठीक है। बिकेम UN एजेंसी 1946 में बन गया। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ट्राईपार्टाइट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। अभी 187 के आसपास मेंबर हैं, बहुत बढ़िया बात है। तो और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एज पर ILO कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन 1948 में, ये उसके ऑब्जेक्टिव है। प्रमोट सोशल, ये सब नॉर्मल बात है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेन ऑर्गन ऑफ ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILC है। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर है। अडॉप्ट कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, कन्वेंशन को अडॉप्ट करती है और रिकमेंडेशन करती है। गवर्निंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज। और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस सेक्रेटरीट है रिसर्च एंड इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट के लिए। ILO का कुछ डिक्लेरेशन है वो देख लेते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस की बात करता है 1944 में। डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड राइट एट वर्क 1998 की है, कोर लेबर स्टैंडर्ड की बात करता है। फिर एम्प्लॉयमेंट के राइट, सोशल और प्रोटेक्शन की बात करता है डिसेंट वर्क एजेंडा में। और सेंटेनरी डिक्लेरेशन है 2019 में। सेंटेनरी मतलब 100 साल, 100 साल जब कंप्लीट हो गए थे 1919 से वर्साइले की ट्रीटी के बाद से, फ्यूचर ऑफ वर्क एंड टेक्नोलॉजी एंड इंक्लूसिविटी की बात करता है। कोर लेबर स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं हम डिक्लेरेशन। अब ये कितना दिया हुआ है, 8 है ना, 8 मेन है इसकी, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, और इंडिया ने इन सब को किया हुआ है, बट 2 को छोड़ के। एक तो कौन सा, C87 जो हम बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, और C98 वाली कौन सी है, राइट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग वाली को और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को हमने साइन नहीं किया हुआ, बाकी सबको हमने साइन किया हुआ है। एक बार दोस्तों इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा डाउट है कि चाइल्ड वाली को शायद नहीं किया हुआ था, देखता हूँ। नहीं दोस्तों यही ठीक है, ये C97 और C87 और C98 वाली वही फॉर्म एसोसिएशन और कलेक्टिव बार्गेनिंग एसोसिएशन, ये दोनों ही है, ठीक है। दोनों एसोसिएशन से ही रिलेटेड हैं तकरीबन, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। इंडिया एंड ILO की क्या बात है। इंडिया ने फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, 1919 में इसको इंडिया ने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वर्कर्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और एम्प्लॉयज़ का भी, एम्प्लॉयर का और गवर्नमेंट का। एम्प्लॉयर कहाँ से जाते हैं, ये फिकी एम्प्लॉयर वाली ऑर्गेनाइजेशन भी हम पढ़ेंगे दोस्तों, और ट्रेड यूनियन वाली भी सारी पढ़ेंगे। ये एक तो होता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब पढ़ेंगे हम ऐसे। हाँ, यहाँ पासिंग दे देता हूँ आपको। जैसे वर्कर्स किसको, ये भी ये ट्रेड यूनियन है, ये एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन है और ये गवर्नमेंट है। तीनों का रिप्रेजेंटेशन इंडिया करता है। और जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये आपने सबने पढ़ी भी होगी हिस्ट्री में, जिसमें 1920 में बनी थी। लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट थे, चमन लाल शायद इनके सेक्रेटरी थे, और NM जोशी ने इसको फाउंड किया था। और अब ये तो थी CPI की, और एक कांग्रेस की बनी थी, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये है कांग्रेस पार्टी की। तो ये पार्टिसिपेट करती है, एम्प्लॉयर पार्टिसिपेट फिक्की से करते हैं। और ये हम पढ़ेंगे फिक्की, SHM, ये सब भी हम पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, पूरा इसमें हमारे पास है सारा का सारा कम्प्रीहेंसिव कवरेज होगा आपका। रेटिफाइड 6 आउट ऑफ 8 कोर कर दिया है हमने, 47 टोटल हमने इसमें कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है। इम्प्लीमेंटेड थ्रू फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ESI, PF, ये सब हम कर चुके हैं। जैसे ESI तो ये हमने रिटायरमेंट स्कीम्स वगैरह में कर दिया था। इंडियन मॉडल क्या है, ट्राईपार्टाइट कन्वेंशन, ILC, वेज बोर्ड एंड लेबर कोड्स। ILO डिक्लेयर इंट्रोड्यूस द डिसेंट वर्क एजेंडा 1999, डिक्लेरेशन ऑन द डिसेंट वर्क एंड ग्लोबलाइजेशन देख लेना। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, पॉजिटिव नेगेटिव ये सब नॉर्मल होता है। राइज ऑफ गिग वर्कर्स इन इंडिया, स्विगी जोमेटो ऊबर हाईलाइट द नीड फॉर द ग्लोबल लेबर रेगुलेशंस की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ये दोस्तों पढ़ लेना, अपने पहला लेक्चर मैंने इसमें लिया हुआ है, तो ये सब नॉर्मल है। चैलेंज ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशन ये सब देख लेना, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम इंडस्ट्रियल हेल्थ, ये भी मोस्ट हार्डली 10 मिनट का भी टॉपिक नहीं है, ठीक है। इंडस्ट्रियल हेल्थ की जहाँ बात करते हैं ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी फोकसिंग ऑन प्रोटेक्टिंग वर्कर्स फ्रॉम फिजिकल, मेंटल, एनवायरमेंटल रिस्क एट वर्क प्लेस, ठीक है। नॉर्मल डेफिनेशन है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, ये एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला वो भी तो होता है ना, OCH ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला, OSH
OSH शायद, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हजार्ड वाला जो हमारा कोड है वो भी हमने कवर किया हुआ है, वो भी देखना आप, है ना। ठीक है। प्रमोशन ऑफ मेंटेनेंस हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ द वर्कर्स एट ऑल ऑक्यूपेशंस, नॉर्मल बात हुई। डिफरेंस बिटवीन हेल्थ एंड सेफ्टी, हेल्थ क्या है, मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सेफ्टी क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंडस्ट्रियल हजार्ड एंड एक्सीडेंट, नॉर्मल बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड डैमेज। पीरियडिक मेडिकल एग्जाम्स हेल्थ में है, सेफ्टी गार्ड्स, हेलमेट एंड अलार्म, ये कहाँ है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की बात करते हैं। ठीक है। ए वर्कर्स एक्सपोज टू ए हाई नॉइज लेवल डेवलप हियरिंग लॉस, ये हेल्थ हजार्ड है, नॉट ए डायरेक्ट एक्सीडेंट। ठीक है, इन चीज़ों पे भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी की बात करते हैं। ह्यूमैनिटेरियनिज्म क्या है, ये पर्सपेक्टिव है ह्यूमैनिटेरियन, इकोनॉमिक, लीगल, मोरल एंड सोशल एंड प्रोडक्टिविटी। ह्यूमैनिटेरियन में क्या है, एवरी वर्कर हैज़ द राइट टू सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस। इकोनॉमिक में क्या है, एक्सीडेंट क्या है, प्रोडक्शन से लॉस हो जाता है, मेडिकल कॉस्ट आती है, कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। लीगल में क्या है, कंप्लाइंस विद द फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट, OSH कोड, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये आप पढ़ लेना। अपने EPFO की जो प्ले लिस्ट है उसमें दिया हुआ है, उसमें पहले जो 2 लेक्चर थे ना EPFO के कोड वाले, उसमें हमने 2-2 करके चारों कोड को कवर किया हुआ है, वो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोरल एंड सोशल में क्या है, बिल्ड पॉजिटिव इमेज, ट्रस्ट एंड लेबर पीस। प्रोडक्टिविटी में क्या है, हेल्दी वर्कर्स, एफिशिएंट एंड मोटिवेटेड वर्कर्स। 1% इन्वेस्टमेंट इन सेफ्टी सेव्स 10% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, बहुत बढ़िया बात है। ILO ने इस बात को बोला है कि 1% अगर हम सेफ्टी में लगाएंगे तो 10% हमारा बचेगा। फिर क्या है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं, एन अनप्लान्ड एंड अनकंट्रोल्ड इवेंट इन विच एक्शंस और रिएक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस एंड पर्सन रिलेशन रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज, ये नॉर्मल बात है। मेजर माइनर ये सब देख लेना, ये पूछा नहीं जाएगा, कॉमन सेंस से हो जाएगा ये। कॉमन कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या है, ह्यूमन है फटीक हो जाए, केयरलेसनेस, लैक ऑफ ट्रेनिंग। मैकेनिकल में क्या है, मशीन फॉल्टी हो जाए सब। एनवायरमेंटल में क्या है, पुअर लाइट हो जाए, नॉइस हो जाए, डस्ट हो जाए, वाइब्रेशंस हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, लैक ऑफ सुपरवाइजर एंड वर्क ओवरलोड कर दे कोई आप किसी का और आपको नींद ही आ जाए। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसको बात करते हैं कि वो मैकेनिकल फेलियर प्लस मैनेजरियल नेग्लिजेंस था। उसके बाद थ्योरी देखते हैं एक्सीडेंट के वजह की क्या क्या हो सकती है। जैसे डोमिनो थ्योरी क्या होती है, हेनरिक ने दी थी, इसको याद करना। डोमिनो थ्योरी हेनरिक में क्या होती है, इसे क्या कहता है कि चेन हो जाती है, फिर चेन बन जाती है। जैसे क्या होगा कि आप पहले क्या करोगे, एक्सीडेंट रिजल्ट फ्रॉम द चेन ऑफ कॉज, एंसेस्ट्री, फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट अनसेफ एक्ट, अनसेफ एक्ट से क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट से इंजरी हो जाएगी। तो इस तरीके की बात जो करता है डोमिनो वाली, उसको उसको बोलते हैं डोमिनो थ्योरी, हेनरिक की है। इग्नोरिंग सेफ्टी लीड्स टू चेन फेलियर, है ना। सेफ्टी को अगर आपने इग्नोर किया तो आपको इंजरी हो सकती है, क्योंकि वो चेन वो सब आपने देख लिया है। उसके बाद क्या है, ह्यूमन फैक्टर थ्योरी क्या है, एरर अराइजेज ड्यू टू ओवरलोड, डिसीजन मेकिंग फेलियर और इम्प्रॉपर रिस्पॉन्स, ये वर्कर फटीग से होता है। उसके बाद सिस्टम थ्योरी क्या है, एक्सीडेंट अकर व्हेन पीपल, मशीन्स एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्ट अनसेफली, पुअर एर्गोनॉमिक्स डिजाइन, है ना। उसके बाद क्या है, बिहेवियरल थ्योरी क्या है, अनसेफ एक्ट ड्यू टू एटीट्यूड, हैबिट्स एंड लैक ऑफ मोटिवेशन। नो हेलमेट यूज, मैं करूँगा ही नहीं, मैं तो हेलमेट लगाऊंगा ही नहीं, है ना। मैं काम के टाइम पे ये PPE किट पहनूंगा ही नहीं, तो इस तरीके की बात होती है। कोरोना में ये नहीं करूँगा, तो ये सब चीज़ें, ये क्या बिहेवियरल में आ जाता है। एक्सीडेंट इंसिडेंट थ्योरी क्या है, एक्सीडेंट स्टेम फ्रॉम बोथ अनसेफ कंडीशंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। इम्प्रॉपर PPE यूज, देखो ना, पर्सनल प्रोटेक्शन वाली जो इक्विपमेंट है उनका यूज ना करना, इम्प्रॉपर यूज करना उनका। एपिडेमियोलॉजिकल थ्योरी, ये क्या कहता है कि वर्क प्लेस एज डिजीज एनवायरनमेंट, एक्सीडेंट इज इक्वल टू एक्सपोजर टू द रिस्क। ठीक है, ये आप देख लेना, केमिकल एक्सपोजर वगैरह हो जाए, नॉर्मल है वैसे दोस्तों। सिम्टम्स वर्सेस कॉज अप्रोच, फोकस ऑन रूट कॉज नॉट विजिबल सिम्टम्स, ट्रेनिंग गैप बिहाइंड रिपीटेड माइनर इंजरी। आपके ट्रेनिंग की कमी, आपको मशीन चलानी ही नहीं आती है तो आपको तो एक्सीडेंट होगा ही, तो इसलिए एक्सीडेंट मत बचाइए, उसकी ट्रेनिंग पे काम कीजिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए अच्छी, है ना। डोमिनो थ्योरी किसने प्रपोज की, ये HW हेनरिक ने। ये कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडस्ट्रियल हेल्थ और सेफ्टी को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से। जैसे ह्यूमन फैक्टर में क्या आएगा कि नेग्लिजेंस है, स्ट्रेस है, फ्रीक है, बीमार है कोई आदमी, पुअर सुपरविजन है, पुअर कम्युनिकेशन है, ये दोनों तरीके की हैं, मैनेजमेंट साइड से भी और वर्कर साइड से भी। फिर ऐसे ही मैकेनिकल फैक्टर में क्या है, मशीन हजार्ड हो जाए, अनरिगार्डेड गियर्स हैं, डिफेक्टिव ब्रेक्स हैं, एक्सप्लोसिव है, केमिकल लीक हो जाए, है ना, कंजेस्टेड हो जाए, पुअर लाइटनिंग हो जाए, ये सब है। एनवायरमेंटल में क्या है,
फिजिकल जैसे नॉइज़, हीट, रेडिएशन, केमिकल में डस्ट आ जाए, बायोलॉजिकल में इन्फेक्शंस वगैरह आ जाएँ, साइकोलॉजिकल में क्या है स्ट्रेस और हरासमेंट हो जाए किसी बंदे का, इस तरीके की बातें हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड हज़ार्ड की बात कर लेते हैं कि ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड क्या है? एनी कंडीशन दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ इंजरी और डिजीज़ एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में जो इंजरी की चांस बढ़ाती है और डिजीज़ के, उसको बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। जैसे फिजिकल में क्या क्या आएगा? नॉइज़, वाइब्रेशन, हीट, रेडिएशंस। केमिकल में क्या आएगा? लीड पॉइजनिंग, गैस एक्सपोजर। बायोलॉजिकल में इन्फेक्शन, एंथ्रेक्स एंड हेपेटाइटिस। मैकेनिकल में क्या आएगा? कट्स, क्रश, फ्रैक्चर्स हो जाए। साइकोलॉजिकल में क्या आएगा? फटीग, जॉब स्ट्रेस एंड बर्नआउट हो जाए। तो ये उस तरीके के हैं दोस्तों। मैं इसलिए इसको थोड़ा-सा आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इनसे क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम होते हैं। फिर भी आपके दिमाग में थोड़ा-थोड़ा रहना चाहिए कि इस तरीके का कुछ पढ़ा है। आईएलओ रिकॉग्नाइज्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे 3 स्टार। ठीक है, इसमें क्या है? न्यूमोकोकस, ये क्या है? डस्ट इनहेलेशन से हो जाता है। न्यूमो किस होता है? डस्ट इनहेलेशन से, कोल और सिलिका इंडस्ट्री में हो जाता है। बिशोनिस, ये क्या है? कॉटन डस्ट एक्सपोजर से हो जाता है। लीड पॉइजनिंग किससे हो जाता है? पेंट, बैटरी इंडस्ट्री से हो जाता है, पेंट इंडस्ट्री से। स्किन किससे हो जाता है? केमिकल हैंडलिंग वाली इंडस्ट्री से हो जाता है। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस किससे हो जाता है? लॉन्ग टर्म मशीन नॉइस से हो जाता है। रेडिएशन सिकनेस किससे हो जाती है? एटॉमिक एनर्जी प्लांट से हो जाती है। तो इससे देख लेना, जैसे एस्बेस्टोस एक्सपोजर कोज लंग्स फाइब्रोसिस, एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, तो ये देख लेना आप, है ना। एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर से लंग फाइब्रोसिस हो जाता है। न्यूमोकोकोनिस हो जाता है किससे? डस्ट इनहेलेशन से। बिसोनोसिस हो जाता है कॉटन डस्ट इंडस्ट्री से, डस्ट एक्सपोजर से। लीड हो जाता है पेंट और बैटरी इंडस्ट्री से। तो ये देख लेना ना। उसके बाद स्टेट्यूटरी कन्वेंशन ऑन इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कौन कौन सी है? जैसे फैक्ट्री एक्ट 1948 में क्या क्या बात करते हैं? हेल्थ की बात करते हैं सेक्शन 11 से 20 में, सेफ्टी की बात करते हैं और वेलफेयर की बात करते हैं। हेल्थ में क्या है? क्लीननेस, वेंटिलेशन, ड्रिंकिंग वाटर, वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 में, सेक्शन 11 से 20। और सेक्शन 21 से 41 के बीच में हम जो बात करते हैं सेफ्टी की बात करते हैं, जैसे मशीन गार्ड, मैन होल्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की बात करते हैं। और वेलफेयर की बात करते हैं जैसे कैंटीन, शेल्टर, स्क्रैच, रेस्टरूम, फर्स्ट एड, ये 42 से 50 में करते हैं। फिर ऐसे ही माइंस एक्ट में भी क्या है? सेफ्टी ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है, वेंटिलेशन और लाइटनिंग स्टैंडर्ड वगैरह सब, मेडिकल एड सब होता है। ऐसे ही प्लांटेशन लेबर एक्ट में भी सब चीज़ें लिखी हुई है, कैच, मेडिकल सब है, कॉमन सी चीज़ें हैं। डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वर्कर्स एक्ट में भी बात की गई है, डॉग सेफ्टी की, गियर इंस्पेक्शंस की, ट्रेनिंग की, पीपीई यूज की। फिर कोड जो OSHW कोड जिसकी मैं बात कर रहा था, OSH मतलब ऑक्यूपेशनल ऑफ सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये 13 एग्जिस्टिंग लेबर लॉ को इसने, फैक्ट्री एक्ट, माइन एक्ट, इन सबको अपने अंदर संभाल लिया है। इसमें भी बात करते हैं ये लोग, डिजिटल रजिस्टर ऑफ एक्सीडेंट मेंटेन किया जाएगा, मैंडेटरी सेफ्टी ऑडिट्स होंगे, ये सब इसमें बात करते हैं। ठीक है, नॉन स्टेट्यूटरी मेजर्स में क्या क्या आते हैं? ये तो ऊपर स्टेट्यूटरी हुए, नॉन स्टेट्यूटरी में क्या आता है? जैसे सेफ्टी ट्रेनिंग्स वगैरह करा दोगे आप, सेफ्टी कमेटी हैं वर्कर मैनेजमेंट लेवल पे, सेफ्टी कैंपेन भी होती है पोस्टर, स्लोगन्स एंड कंपटीशन से, काउंसलिंग सर्विसेज स्ट्रेस एंड फटीग मैनेजमेंट के लिए, सेफ्टी ऑडिट, रेगुलर इवेल्युएशंस ऑफ द सेफ्टी प्रैक्टिसेस जो हम कर रहे हैं। इंसेंटिव क्या है? रिवार्ड फॉर एक्सीडेंट फ्री डेज, है ना। टाटा स्टील सेफ्टी फर्स्ट कल्चर, जीरो एक्सीडेंट ड्राइव थ्रो रिवार्ड सिस्टम है ना। रिवार्ड, अगर आप जीरो एक्सीडेंट करोगे तो आप सबको रिवार्ड मिलेगा, ऐसे तरीके से। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए क्या क्या है? सेंट्रल लेवल पे क्या है? DGM है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी है ना। फिर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ, ये हमने बात की थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ वो एडवाइस वाला, एडवाइस सेफ्टी, इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताइए, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ये माइन सेफ्टी, DGM, हाँ DGMS हम पढ़ चुके हैं। स्टेट चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज, ये इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल एट द स्टेट लेवल। और प्लांट लेवल पे क्या है? सेफ्टी ऑफिसर एंड कमेटी, सेफ्टी कमेटी और सेफ्टी ऑफिसर इम्प्लीमेंटेशन एंड सुपरविजन के लिए एट प्लांट लेवल। स्टेट लेवल पे इंस्पेक्टर्स और सेंटर पे DGMs, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी एंड ये डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस करके होता है, ये आप मुझे बताना, फैक्ट्री एडवाइस सेफ्टी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर वगैरह भी बताना मुझे, कहाँ है, कहाँ इसके रीजनल ऑफिस हैं, ये सब भी हमने डिस्कस किया था। विच बॉडी इंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इन माइंस? डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी। ठीक है, ये सेफ्टी प्रोग्राम क्या है? फेजेज ऑफ द सेफ्टी प्रोग्राम, प्लानिंग फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज, एवेल्युएशन फेज और फीडबैक फेज, ये सब नॉर्मल है। भेल जीरो हार्म विजन, इंटीग्रेट सेफ्टी इनटू कॉर्पोरेट गोल्स। उसके बाद क्या है? रोल ऑफ ILO इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेल्थ एंड सेफ्टी में,
C55, C155, C161 और C187, 3 कन्वेंशन है उसकी, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ 1981 में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज 1985 में, और प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर OSH 2006 में। ये तीनों कन्वेंशन याद रखना, 155, 161 और 187 ILO की कन्वेंशन है जो हेल्थ और सेफ्टी की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल हेल्थ, ठीक है, ILO की कन्वेंशन है। उसके बाद क्या चैलेंजेज इन इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी में कौन कौन से हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, देखो मोस्टली तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिनको लैक ऑफ अवेयरनेस है, रेगुलेशंस का पता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी चेंज जो हो रहा है, न्यू हजार्ड्स, रेडिएशंस और AI से जो होंगी। कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है? स्मॉल फर्म्स अवॉइड कंप्लाइंस। पुअर ट्रेनिंग क्या है? लैक ऑफ स्किल सेफ्टी प्रोफेशनल्स। वीक एनफोर्समेंट क्या है? इनएफिशिएंट इंस्पेक्शंस एंड पेनल्टीज, है ना। और पेनल्टीज होंगी तो उसमें भी फिर करप्शन होगा, इंस्पेक्शन वगैरह होंगे तो करप्शन होगा, ठीक है। अब हमारा इसमें दोस्तों लास्ट टॉपिक है ट्रेड यूनियन का। ट्रेड यूनियन के बारे में देखते हैं हम, ठीक है, ठीक है। ट्रेड यूनियन में क्या है? ट्रेड यूनियन क्या है? कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड टू सिक्योर प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट इन देयर वर्किंग लाइव्स, ठीक है। ये आप याद करना इसमें। ट्रेड यूनियन क्या है? एक कंटिन्यूस एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म टू सिक्योर प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट इन देयर वर्किंग लाइफ, इतना याद हो जाएगा। एक एसोसिएशन है जो लगातार बनी रहेगी, अपने राइट को, अधिकारों को प्रोटेक्ट करेगी और इम्प्रूवमेंट करेगी अपनी वर्किंग लाइफ में। ILO डेफिनेशन क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स फॉर्म्ड टू फर्दर एंड डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन रिलेटिंग टू देयर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। अपने एम्प्लॉयर्स से अपने अधिकारोों की रक्षा करना, उनको मांगना, और ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है? वर्कर की। सेक्शन 2H ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 क्या कहता है? एनी कम्बिनेशन ऑफ वर्कमैन और एम्प्लॉयर्स फॉर्म्ड प्राइमरली फॉर रेगुलेटिंग रिलेशन बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स और बिटवीन वर्कमैन देमसेल्व्स, ये ट्रेड यूनियन की डेफिनेशन है, ठीक है। और कलेक्टिव स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट, ये इनकी एसेंस होती है, ये सब नॉर्मल होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 वाज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये अपनी पहली थी, जो मैंने पहले भी बताया। NM जोशी जी इसके फाउंडर थे, लाला लाजपत राय इसके पहले चेयरमैन थे, और दीवान चमन लाल इसके सेक्रेटरी थे, जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेड यूनियन क्या है? ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, कॉमन इंटरेस्ट है, कंटिन्यूटी है, कलेक्टिव एक्शन है, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और लीगल एंटिटी है। ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। स्ट्राइक ओनली बॉडी है, और नॉट ए टेम्पररी, और स्ट्राइक ओनली बॉडी, ये सब देख लेना, नॉर्मल चीज़ें हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है वेज वगैरह बढ़वाना, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, और वर्किंग कंडीशन को ठीक करवाना, प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, बोनस, PF वगैरह। फिर सोशल और वेलफेयर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग और रिक्रिएशन एक्टिविटी की बात करते हैं। फिर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस लेबर लेजिस्लेशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, ILC और NLC वगैरह आप देख लेना, ठीक है। और इसके बाद क्या है? रिप्रेजेंट लेबर इन ट्राईपार्टाइट बॉडी, ILC और NLC में, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? नेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोडक्टिविटी एंड पीस, के लिए सपोर्ट इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। ये INTUC भी ट्रेड यूनियन है। कंसल्टेशन मेंशंस इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ वर्कर्स कंसिस्टेंट विद द नेशनल इंटरेस्ट, ये इसका एक लोगो टाइप समझ लीजिए। एग्जांपल जो है, रीजन फॉर वर्कर्स जॉइंट ट्रेड यूनियंस, वर्कर्स जॉइंट यूनियन फॉर सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन एंड पावर। वर्कर्स क्यों ज्वाइन करते हैं? ये सिंपल पूछ रहा है कि वर्कर्स क्यों ज्वाइन करते हैं ट्रेड यूनियंस को? उनको सिक्योरिटी मिलती है, इकोनॉमिक कॉज होता है, इनएडिक्वेट वेजेज हैं, जॉब सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, इन सबको ठीक करवाना है। सोशल कॉज क्या है? नीड फॉर बिलोंगिंगनेस एंड स्टेटस, कि बिलोंगिंगनेस मतलब मैं उनसे, उन्हीं लोगों से बिलोंग करता हूँ, एक स्ट्रेंथ आती है। और एक दूसरी चीज़ इसमें क्या होती है? आपको फील सेंस ऑफ टुगेदरनेस आती है, बिलोंगिंगनेस जिसको बोलते हैं, टुगेदरनेस, इसकी फील आती है, ताकि ये लोग इकट्ठे रह के अपने अधिकारों को इकट्ठा मांगते हैं। फिर क्या है? साइकोलॉजिकल कोज क्या है? सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इन्फ्लुएंस की, कि मेरा भी इन्फ्लुएंस है या मेरा भी पार्टिसिपेशन है, उस तरीके की साइकोलॉजिकल कोज होता है। ये सूचलर और यंग ब्लड मॉडल है 1986 का। ये क्या कहता है कि इंस्ट्रूमेंट सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल, मतलब सिंपल बात है कि ये
ये आप इतना याद रखना कि सूचलर एंड यंग ब्लड मॉडल किससे रिलेटेड है, बस ये ट्रेड यूनियन से रिलेटेड है, ठीक है। टू इम्प्रूव पेमेंट एंड वर्किंग कंडीशन, बिलोंग ए ग्रुप साइकोलॉजिकल में, टू इन्फ्लुएंस पॉलिसीज पॉलिटिकल में, ये सब नॉर्मल जो है। वर्कर्स ज्वाइन भारतीय मजदूर संघ, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट विद द नेशनलिस्ट पॉलिसी, है ना। ये भारतीय मजदूर संघ ज्वाइन करते हैं वर्कर्स भारतीय मजदूर संघ फॉर आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट विद द नेशनल पॉलिसी, नॉर्मल बात है। ये टाइप ऑफ ट्रेड यूनियंस हैं, हम एक बार ट्रेड यूनियन को देख भी लेंगे। और जैसे टाइप ऑफ ट्रेड यूनियन में क्या है, बेस्ड ऑन द पर्पज क्या है उनका, फिर बेस्ड ऑन मेंबरशिप क्या है, और बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ ऑपरेशंस क्या है। जैसे बेस्ड ऑन द पर्पज क्या है, क्राफ्ट यूनियन है, स्किल्ड वर्कर्स ओनली, जैसे इलेक्ट्रिशियन यूनियन हो गया। इंडस्ट्रियल यूनियन क्या है, ऑल वर्कर्स इन वन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल वर्कर्स यूनियन हो गया, जितने भी वर्कर्स सारे एक यूनियन में हो जाए वो इंडस्ट्रियल यूनियन हो गया। फिर जनरल यूनियन क्या है, ओपन टू ऑल ऑक्यूपेशंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। फिर फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन में क्या है, सेंट्रल बॉडी होती है, जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ये भारतीय मजदूर संघ वगैरह, इनकी हम देखेंगे, अभी इसकी चिंता मत कीजिए, सबकी फुल फॉर्म और अच्छे से देखेंगे। उसके बाद क्या है, बेस्ड ऑन द मेंबरशिप, एम्प्लॉयर वाली जो एसोसिएशन है, फिकी, CIA, SHM, ये सब भी देखेंगे। और वर्कर्स की यूनियन क्या है, ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एंड भारतीय मजदूर संघ, ये सब भी देखेंगे। तो वर्कर्स के यूनियन है, एम्प्लॉयर्स की यूनियन है, और पर्पज़ क्या है, क्राफ्ट यूनियन है, इंडस्ट्रियल यूनियन है, जनरल यूनियन है, फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन है। फिर ऑपरेशंस इंटरप्राइज लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे और नेशनल लेवल पे। जैसे नेशनल लेवल पे क्या है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, CTOs, हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। और इंटरप्राइज जैसे टाटा स्टील वर्कर्स यूनियन हो गया, क्या मतलब है, हमारे इतना काम का नहीं है ना, उन्हें पूछा जाएगा। छोटे ऐसे तो बहुत सारी इंटरप्राइजेज हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये काम का नहीं होता, मतलब काम का है बट अपने एग्जाम के लिए ना तो हम इनको कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा होती है, और इंडस्ट्री लेवल पे भी नहीं कर पाएंगे। जैसे इंडियन नेशनल माइंस वर्कर फेडरेशन, ऐसी बहुत सारी बनी होंगी, हम इनको पढ़ लेंगे नेशनल लेवल पे, जो है CTUOs, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, CTOs, ठीक है, इनको हम पढ़ लेंगे। ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया, हिस्टोरिकल फेजेस क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। प्री वर्ल्ड वार 1, 1918 से पहले प्रीमिटिव था, फिलंथ्रोपिक इफेक्ट था, एम्प्लॉयर का ही चलता था, है ना। तो उसमें एक बनी थी बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन 1890 में, NM लोखंडे जी से। किससे बनी थी, NM लोखंडे जी से बनी थी 1850 से 1918 के पहले फेज में, 1890 में, ठीक है। उसके बाद है इंटर वॉर 1946, जब वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 खत्म हुए, उनके बीच में क्या है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी 1920 में, और बहुत सारी बनी। स्प्लिट बिटवीन कम्युनिस्ट एंड मॉडरेट्स के बीच में भी स्प्लिट हो गया था। वो क्लास स्ट्रगल की बात करते थे ट्रेड यूनियन के थ्रू, CPIM वाले। ये CPIM की ही बनी थी, ये ट्रेड ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो अपनी पहली थी, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो हम बात करते हैं 1947 से 1970, ये क्या है, यूनियन प्रोलिफरेशन, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सब हम देखेंगे, इनकी चिंता मत कीजिए। पोस्ट इमरजेंसी क्या है, रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी एंड पॉलिटिसाइजेशंस। और ग्लोबलाइजेशन एरा में क्या हुआ, 1991 के बाद फोकस शिफ्टेड टू प्रोडक्टिविटी, कोलैबोरेशन एंड सोशल डायलॉग। 1926 वाला जो ट्रेड यूनियन एक्ट है, जो लीगल स्टेटस एंड रजिस्ट्रेशन राइट टू यूनियंस। अब जो इनकी बात कर रहे थे हम, है ना, मेजर ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, इनको इसके बजाय हम थोड़ा इसको उसमें पढ़ते हैं, इसका हमने एक टेबल और बनाया था ना, बाद में आएंगे, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं कि क्या है, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, CTOs, जो हमने वहाँ डिस्कस किया ना, अभी उन CTOs को पढ़ लेते हैं इधर, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें नोट करते जाना, क्योंकि इसमें जैसे मैंने फाउंडर वगैरह मेंशन नहीं किए, यहाँ मैं कर देता हूँ फाउंडर, तो ताकि आपको भी एक सही रहेगा, आइडिया रहेगा। और इतना इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ है नहीं, पर ठीक है, कई बार जैसे पूछ लेते हैं, और हिस्ट्री में तो आता ही है, तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। जैसे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, CTO की जो हम बात करते हैं, द रिप्रेजेंट वर्कर्स इन ट्राईपार्टाइट बॉडीज सच एज इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस एंड स्टैंडिंग लेबर कॉन्फ्रेंस कमेटी, सॉरी। तो पहली है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 1920 में फाउंड की थी। और इसको पेन का साइज थोड़ा छोटा करते हैं ताकि लिखने में आसानी रहे, ठीक है। हम इसका फाउंडर इधर ही लिख देंगे, और आपको ये शेयर कर दूंगा मैं PDF, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये किसकी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की है, और ओल्डेस्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, एडवोकेट क्लास स्ट्रगल की बात करता है। तो इसमें आप 1-2 पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि इसके जो लाला लाजपत राय थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, फर्स्ट प्रेसिडेंट
ठीक है। और एक कॉलम यहाँ बना ले क्या? अच्छा, इसके बजाय इसको पीछे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से छोड़िए, 1920 में फाउंड की थी, और यहाँ लिखते हैं, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वीपी जोसेफ बैप्टिस्टा, और दीवान चमनलाल फर्स्ट सेक्रेटरी थे। फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? दीवान चमन लाल। लिख लेना आप इसको कहीं एक जगह, ये फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, ठीक है। इतना याद हो जाएगा इसमें। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? इसमें हेडक्वार्टर मेंशन है, हाँ, इसका हेडक्वार्टर इधर लिख लेंगे अपन। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये अपनी पहली होगी कौन सी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनी। इसके बाद सीधी जो बनेगी ना अपनी ये सेंट्रल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में, वो आज़ादी के टाइम बनेगी 1947 में, ठीक है। तो इतना याद हुआ इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं देखेंगे। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में 1920 में बनी ये। इसके और इसको एन एम जोशी ने फाउंड किया था। इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा लिखना ना, फाउंडर कौन थे? एन एम जोशी लिखा होता है कहीं कहीं, एन एम जोशी, ठीक है। मुझे याद आ रहा है ये, क्योंकि इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट तो मुझे पता है लाला लाजपत राय जी थे, पर कई जगह इसको फर्स्ट फाउंडर भी बोल दिया जाता, बट फर्स्ट फाउंडर इसके एन एम जोशी थे। फाउंडर इनकेस होते एन एम जोशी जी थे, ठीक है। और जब ये स्टार्टिंग में बनी थी ना ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये पहले कांग्रेस के साथ एफिलिएटेड हुआ करती थी, बाद में इसने शिप, अब इसको फाउंडर जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एफिलिएशन, इसका जो एफिलिएशन है, क्योंकि ये डोमिनेट जो हुई थी कम्युनिस्ट लोगों से हुई थी, तो इसका जो एफिलिएशन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ इसका एफिलिएशन है, ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑल इंडियन नेशनल जो हम बात कर रहे थे, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जिसकी हम बात कर रहे थे, ये 1947 में हुई थी। इसका एफिलिएशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हारमनी और सोशल जस्टिस ये सब नॉर्मल बातें होती हैं। इसमें हम जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। और इसके भी हम जो फाउंडर की बात करेंगे, फाउंडर लिख लेते हैं बस खाली, गुलजारी लाल नंदा, बस। और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट भी यही थे, इतना इसमें याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है HMS, हिंद मजदूर सभा, ये सोशलिस्ट पार्टी की है। कौन सी? हिंद मजदूर सभा सोशलिस्ट पार्टी की है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बता देते हैं आपको। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में, जनरली सबका इधर ही होता है, न्यू दिल्ली, हो गया। और सोशलिस्ट पार्टी से इसका एफिलिएशन है, ठीक है। ओरिजिनली इसका नाम क्या था? प्रजा, ये आपने सुना होगा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ये इसका ओरिजिनल नाम था। और इसके जो है वो थे फाउंडर थे, वो कौन थे अपने? अशोक मेहता जी। पेन बदल लूँगा दोस्तों, अगले में बदलेंगे, थोड़ा लाल करते हैं, अच्छा चमकेगा। अशोक मेहता जी। बाकी तो फिर जैसे एक और थे RS और रुईकर, ये और चेक कर लेना एक बार, 2 लिख लो। ऐसे इसमें 5-6 लोग थे, पर ये 2 याद कर लो, अशोक मेहता जी और RS रुईकर जी, ठीक है। बीच बीच में दोस्तों मेरा अलार्म मुझे डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कौन है? इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। अभी 3 दिल्ली वाली आई थी, ये कोलकाता वाली आ गई, कोलकाता, ठीक है। ये लेफ्ट ग्रुप की है, ठीक है। मेनली इसमें मतलब रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है एक, जो इसको लिख देता हूँ, है ना। लेफ्ट ग्रुप में भी एक रिवोल्यूशनरी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सोशलिस्ट पार्टी है, ठीक है। रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और वहीं के उनके कुछ फाउंडर थे। इसको फाउंडर का इसमें इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेस इसका केरला और वेस्ट बंगाल में है, क्योंकि वो लेफ्ट वाला उधर ही रहता है ज़्यादा। फिर आपका भारतीय मजदूर संघ, ये तो RSS की है और बीजेपी की बोल लीजिए, जो भी है। 1955 में ये हुई थी। इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं कहाँ पे है। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। अभी कोलकाता वाली एक ही आई थी, क्योंकि बाकी सारे लेफ्ट ग्रुप उधर ही थे ना, ठीक है। हेडक्वार्टर
न्यू दिल्ली में। और आरएसएस और बीजेपी की है भारतीय मजदूर संघ, ठीक है। और फाउंडर थे इसके दादो पंत, दत्तो पंत ठेंगाड़ी। ये इसमें मैं दोस्तों भूल गया था लिखना, तो इसको मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ठीक है। सेंटर ऑफ ट्रेड यूनियन 1970 में। ये सीपीआई मार्क्सिस्ट की, वो खाली सीपीआई की थी, ये सीपीआई मार्क्सिस्ट की है, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सीपीआईएम लिख लीजिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है, ठीक है। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस को छोड़ के तो अभी तक न्यू दिल्ली चल रहा है सबका। इसको मैं आपको, ये 1970 में है, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है कि कौन सी किसके बाद आई है ना। और इसके जो फाउंडर थे वो भी यहाँ लिख लेते हैं, फाउंडर्स EMS नंबोदिरी पद है दोस्तों। और जो इसके BT अराना देव, ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। फाउंडर में ये दोनों आते हैं और ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। और फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे इसके रामामूर्ति जी, पर उसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद फिर एक है ये नॉन पॉलिटिकल है, इसका कोई एफिलिएशंस नहीं है, सेवा, ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है 1972 की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में, अहमदाबाद, अहमदाबाद लिख दिया, अहमदाबाद, ठीक है दोस्तों। ये नॉन पॉलिटिकल है। और इसके जो फाउंडर थे वो थे इला भट्ट। फाउंडर कौन थे, इला भट्ट जी थे, इला भट्ट, ठीक है। ये इसमें आप इतना याद रखना, ठीक है। इनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड और रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुके हैं, मतलब इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको मिला था, ठीक है, 1977 के आसपास, ठीक है। ये आप याद रखना इसमें, ठीक है। हो गया ना इसमें मेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये तो थे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है इसमें ऐसे ही, उसको चलो बाद में देखते हैं, एक वर्कर्स वाला भी होता है इसमें, वो भी अभी कर लेते हैं बाद में। हाँ, ये वाला, ये एम्प्लॉयर वाला जो हम बता रहे हैं ना, एम्प्लॉयर वाला, ये भी आप देख लीजिएगा अभी, ठीक है। एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा आता है, जैसे ये आ गया AIMO, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल देख लेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ 1941, 1920 और ये सब 1927। ये इसमें थोड़ा रैंडम लिखा हुआ है, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अच्छा, ये लेटेस्ट है, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये भी लेटेस्ट है ना। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसमें फाउंडर आप ना ही याद करो तो ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास वगैरह ये सब लिखा होता है कि इसने इसको फाउंड किया है, ठीक है। मतलब इस तरीके का है कि इसमें फाउंडर वगैरह का इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये इंजीनियर थे। मैं फिर भी लिखवा देता हूँ, चलो छोड़ो दोस्तों, लिखवा देता हूँ। फाउंडर थे इसके, भारत रत्न था उनको, सर विश्व, नाम भी सुना होगा आपने, सर विश्वेश्वरैया, विश्वेश्वरैया, ठीक है। भारत रत्न अवार्डी थे, भारत रत्न, ठीक है, हो गया। और इनका हेडक्वार्टर, अरे सॉरी दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर तो यार मुंबई था, मुंबई, दिल्ली दिल्ली दिमाग में इतना चढ़ा, बॉम्बे, या बॉम्बे ठीक लिखना ठीक नहीं जाएगा, मुंबई लिख देता हूँ, मुंबई आज चेंज नेम है ना, मुंबई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, मुंबई। और विश्वेश्वरैया जी ने इसको फाउंड किया था, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अपन
नेक्स्ट वाली पे, तो इतना याद करना है। इसमें रिप्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसोचैम। अब एसोचैम क्या है, इसका फुल फॉर्म लिख लो इधर, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर क्या है, दिल्ली, इनका न्यू दिल्ली है। मैं ये इसको सेव्ड पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा आपके पास भी, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। इनका हेडक्वार्टर भी क्या है, न्यू दिल्ली है। और एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, एसोचैम की फुल फॉर्म है। 1920 में एडवोकेट बिजनेस एंड इंडस्ट्री इंटरेस्ट इन पॉलिसी, ठीक है। इसके फाउंडर की जरूरत है नहीं। आगे फिकी की फुल फॉर्म भी देख लीजिए। फिकी क्या है, ये एम्प्लॉयर वाली साइड से, जो हमने पहले की थी वो वर्कर्स वाली साइड से थी, है ना। फिकी का क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, सॉरी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वो था एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, ठीक है। ये 1927 में हुआ था। इसके फाउंडर आप याद कर सकते हो, 6 इंपॉर्टेंट हैं, जीडी बिरला एंड पुरुषोत्तम ठाकुरदास। ठाकुरदास याद रख लो बस, खाली ठाकुर, ठीक है। और ये किसकी, ये आपको जानते भी होंगे, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, महात्मा गांधी जी के एडवाइस पे इन्होंने ये किया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ईपीआई, एम्प्लॉयर फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये 1993 में बनी थी। रिप्रेजेंट एम्प्लॉयज इन आईएलओ ट्राइपार्टाइट फॉर्म्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर वगैरह देखना है तो बॉम्बे है, इसका भी हेडक्वार्टर इसका क्या है, मुंबई। देखो पैसे की बात करती है हमारे देश में, आरबीआई वगैरह का जैसे हेडक्वार्टर देखा आपने, वो भी मुंबई है। तो ये एम्प्लॉयर जो पैसा देते हैं, पैसे वाले लोग हैं, बिजनेसमैन है, ये मुंबई में रहते हैं, तो इनके हेडक्वार्टर जनरली मुंबई में मिलते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन जो लड़ते हैं वो पॉलिटिकल लोगों से लड़ते हैं, दिल्ली से लड़ते हैं, तो उनके हेडक्वार्टर जनरली दिल्ली है। एक दो एक्सेप्शन है, वो आप देख लेना, है ना। जैसे इसमें ये सब एसोचैम और फिक्की वाला न्यू दिल्ली में है, तो ये देख लेना एक बार, ठीक है। और इसके फाउंडर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का आप देख ले, ठीक है। ये 1895 में है और इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये सीएसआर और स्किल और आईआर इनिशिएटिव पे पॉलिसी एडवाइस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, और ये लास्ट है, नेस्कॉम। इसका फुल फॉर्म देख लो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अपने आप भी लिखते जाओ आप। हेडक्वार्टर इसका क्या है, नई दिल्ली, ठीक है। और ये भी एक दिवांग मेहता करके थे, अर्लियर प्रेसिडेंट थे जो इसके, सबसे पहले तो एक नाम याद रख लो इसमें, दिवांग मेहता। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लो, मेहता। ये इसके अर्ली प्रेसिडेंट थे और फाउंडर में से बहुत सारे लोग फाउंडर थे, उनमें से एक ये भी थे, ठीक है। तो इस तरीके का दोस्तों आप इसमें ये कर लो ऐड। ये मैं भी इसको शेयर कर दूंगा, ऐड की हुई पीडीएफ, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर की साइड से हो गया, वो एम्प्लॉयज़ वाली साइड से था, ठीक है। इसमें आपको इतना याद करना है, ज़्यादा इसमें याद करना नहीं है, ठीक है, ट्रेड यूनियंस के बारे में। फिर भी हम एक बार इसको जो बचा हुआ है अपना, उसको रिकैप कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया था, ठीक। अच्छा, कहाँ से आए गए थे अपन, हाँ यहाँ पे आ गए थे, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, अब इनकी करने की जरूरत है नहीं। पॉलिटिकल एफिलिएशन सब अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शंस ऑफ द मॉडर्न ट्रेड यूनियन क्या है, प्रोटेक्टिव फंक्शनिंग है, वेलफेयर फंक्शन है, पॉलिटिकल फंक्शन है, सोशल फंक्शन है, डेवलपमेंटल फंक्शन है, ये सब हम देख चुके हैं। जो सेवा क्या है, प्रमोट करता है, ये जो वुमेन वाला वुमेन एसोसिएशन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, सेल्फ एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंश्योरेंस फॉर वुमेन की बात करता है।
मेथड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग है, म्यूचुअल इंश्योरेंस है, लीगल एक्शन लेते हैं बाद में, उसके बाद क्या डायरेक्ट एक्शन भी करते हैं और पॉलिटिकल एक्शन भी करते हैं। ठीक है। नेम ऑफ द टू डायरेक्ट एक्शंस मेथड बाय द ट्रेड यूनियन, स्ट्राइक एंड घिराव। और ये कहाँ था? डायरेक्ट एक्शन देख लिखा हुआ। डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक्स, बॉयकॉट और घिराव ये क्या है? डायरेक्ट एक्शंस है। पॉलिटिकल एक्शन में क्या है? पॉलिसी फॉर्मुलेशन और लेबर बिल्स में अपने इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं थ्रू ILC और SLC रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। चैलेंजेस टू द ट्रेड यूनियन इन इंडिया में क्या क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन है। ठीक है, बहुत सारा अपने आप आपस में ट्रेड यूनियंस की राइवलरी है, डिवाइडेड स्ट्रेंथ हो जाती है। लो मेंबरशिप है, क्योंकि जो इंडिया के जो लेस देन 10% ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उन्हीं की ट्रेड यूनियन बनती है। रिसोर्सेज की कमी है, फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लिमिटेशन है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, ये ऑटोनॉमी ऑफ यूनियंस की कम कर देती है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ यूनियन हो जाता है, पुअर लीडरशिप है, एब्सेंस ऑफ ट्रेंड एंड फुल टाइम लीडर्स की कमी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, गिग एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स रिमेन अनरिप्रेजेंटेड इन ट्रेड यूनियंस। ठीक है। रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है? रिप्रेजेंटेटिव है, रेगुलेटरी है, प्रोटेक्टिव है, इंटीग्रेटिव है और डेवलपमेंटल है। ये नॉर्मल बातें, इनको छोड़ दो, सिग्निफिकेंस भी छोड़ दो। ठीक है। ट्रेड यूनियन के कुछ, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में की प्रोविजंस क्या है ट्रेड यूनियन के रिगार्डिंग, वो देख लेते हैं। अभी तो हमने जो किया था ना अभी कोड, उनमें और थोड़ा अच्छे से बात किया था कि 7 आदमी होने चाहिए, फिर किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, उसमें से ज़्यादा अच्छे से देखना आप कि 50% से ज़्यादा मेंबर है तो उस ट्रेड यूनियन को लेना है। अगर किसी में 50% है ही नहीं तो सब 20%, 20% से जो ऊपर है उनका रिप्रेजेंटेशन होगा प्रोपोर्शनल, कि जितने ज़्यादा मेंबर उतना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन इन ट्रेड यूनियन। और सिंगल ट्रेड यूनियन का ही कंसेप्ट वो लोग प्रमोट कर रहे थे। बट देखना उन कोड को, वो अच्छे हैं। इसके जो होता ना सेक्शन 2H में डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन की बात है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, आप जैसे कन्फ्यूज़ हो रहे होगे कि सर कभी कभी उसकी बात करते हैं, न्यू कोड की बात करते हैं। एक्चुअल में है ही कन्फ्यूजन, अभी तक न्यू कोड पूरी तरह इंप्लीमेंट हुए नहीं है। और पुरानों से भी पिछली बार का 2023 का एक्सपीरियंस है कि उनसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप किसी को छोड़ नहीं सकते ना, ओल्ड ना न्यू। तो आप दोनों को करना होगा। और दोनों में ट्रेड यूनियन में क्या क्या डिफरेंस है, अभी मेंबर कितने हो गए हैं, तो वो भी आपको डिफरेंस थोड़ा देखना पड़ेगा। तो इसलिए ये कंप्रीहेंसिव स्टडी है, आप ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर देख के वो छोड़ सकते हैं, आपको वो भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। और फिर आपको खुद भी एक कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हालांकि मैंने भी करवाया हुआ है, कि मैंने उसमें जब बताया कि उसमें इतने आदमी थे अब इतने हो गए, मैंने भी करवाया हुआ है। बट आपको भी एक अपना एक पेज पेपर, पेन पेपर लेना पड़ेगा, और आपको पेन पेपर पे लिखना पड़ेगा कि ट्रेड यूनियन में पहले 7 मेंबर थे अब कितने हैं, पहले कितने पे कैंटीन फैसिलिटी थी अब कितनों पे है, ये सब आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, है ना। हालांकि जब मैं करवाऊंगा मैं भी बताऊंगा। ठीक है। सेक्शन 4 में क्या है? मिनिमम 7 मेंबर्स टू रजिस्टर होने चाहिए। सेक्शन 6 क्या कहता है? रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, मेंबरशिप और फंड की बात करता है। सेक्शन 10 से 12 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करता है। लॉफुल यूज ऑफ यूनियन फंड की बात करता है सेक्शन 15। ये सब देख लेना, है ना। उसके बाद क्या है? रिसेंट डेवलपमेंट क्या है? कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो हम बात कर रहे थे कि उसमें ट्रेड यूनियन के बारे में पूरी बात करते हैं। तो रैशनलाइज रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, रिकॉग्नाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग की 51% सपोर्ट है। अगर ऐसा कोई यूनियन ही नहीं है तो फिर क्या होगा? उसका 20% वाले लिए जाएंगे, फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उनको मेंबरशिप दी जाएगी। ये आप देख लेना ना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव तो नॉर्मल होते हैं, रिप्रेजेंट इंडिया इन इंडियन लेबर फॉर्म्स ILO में। 1980 में क्या है? 9 हमारे पास CTOs थे, फिर 10 हुए, अब 12 हैं। ठीक है, नॉर्मल बातें हैं। फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, लो मेंबरशिप है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, वीक फाइनेंशियली, हम कर चुके हैं। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, रिकॉग्निशन इज इक्वल टू फॉर्मल एक्सेप्टेंस बाय द एम्प्लॉयर फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग, है ना। ये रिकॉग्निशन है उसका। ठीक है। वॉलेंट्री रिकॉग्निशन क्या होता है? एम्प्लॉयर वॉलेंट्री रिकॉग्नाइज द मेजर यूनियंस, कॉमन इन PSU में ऐसा चीज़ कॉमन है। स्टेट्यूटरी रिकॉग्निशन क्या होता है? कि जैसे महाराष्ट्र रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1971 बना हुआ है, उसके अंडर जो रिकॉग्नाइज करते हैं उसको स्टेट्यूटरी प्रोविजंस के तहत बोल दिया। ठीक है, स्टेट लॉज के अंडर। एंश्योर डेमोक्रेटिक सिलेक्शंस। फिर वेरिफिकेशन बेस्ड रिकॉग्निशन है, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप परसेंटेज बेस पे, जो इंडस्ट्रियल कोड की जो हम बात कर रहे थे ना, कि 51 से ज़्यादा है तो उसको ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जहाँ पे मेंबरशिप 51% से ज़्यादा है। कोड ऑन इंडस्ट्रियल कोड की देखो बात भी कर दी इसने सेक्शन 14 में, कि अगर यूनियन विद ग्रेटर देन 51% मेंबरशिप है तो उसको नेगोशिएटिंग यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको नेगोशिएटिंग यूनियन बोलते हैं। इफ़ नो सिंगल यूनियन हैज़ 51% नेगोशिएटिंग फॉर्म्ड, उसको फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी मैं आपको बता रहा था कि
फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसमें आएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? एक इसमें दोस्तों एक साथ 20% का भी कहीं लिखा होना चाहिए था, वो इसमें है नहीं। कोई नहीं, फिर कभी किसी लेक्चर में आएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि शायद 20% का भी एक क्राइटेरिया होता है। वो हमने उसमें कराया था अपने इंडस्ट्रियल कोड वाले में, एक बार उसको देखना उस वीडियो को, उसमें होगा ये। एनकरेज बायपार्टिज्म एंड स्टिमुलाइन कलेक्टिव बार्गेनिंग को और बायपार्टिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, और वुमेन एंड ट्रेड यूनियन के बारे में क्या क्या देख लेते हैं। वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत क्रूशियल है ट्रेड यूनियन में, लेकिन कम है भी, लो पार्टिसिपेशन है ड्यू टू सोशल बैरियर। जेंडर बायस होता है लीडरशिप पोजीशंस के लिए। मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत सारी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पैटर्न इन इनफॉर्मल सेक्टर, इरेगुलर वर्किंग पैटर्न होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। जैसे इनिशिएटिव वुमेन वर्कर्स ने क्या क्या लिया, जैसे सेवा हम बात कर ही रहे थे कि सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन होती है जो 1972 में फर्स्ट वुमेन लेड सेल्फ एम्प्लॉयड एंड इनफॉर्मल सेक्टर के लिए एक जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की वुमेन सेल भी बनी हुई है। आईएलओ का जेंडर एंड डिसेंट वर्क प्रोग्राम भी है। लेबर कोड 2020 में ये जेंडर न्यूट्रल वेजेस और वेलफेयर फैसिलिटीज़ की बात भी करता है और वुमेन को नाइट में वर्क करने के अधिकार भी दिए हैं। अब सेवा की जो मेंबरशिप है वो 2.1 मिलियन मेंबर है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, मतलब समथिंग 20 से लाख से प्लस प्लस इसमें वुमेन है 18 स्टेट से। ठीक है, ये एम्प्लॉयर एसोसिएशन में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने क्या बताया था कि रिकमेंडेशन में, ये रिकॉग्निशंस के सब के लिए देख लेना। एनकरेज क्लस्टर लेवल रिप्रेजेंटेशन एंड वेलफेयर बोर्ड, ये सब एम्प्लॉयर्स रोल ये सब देख लेना। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता नहीं है कुछ। ट्रेड यूनियन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में देख लो। चैलेंजिंग रोल क्या है ऑफ यूनियन, शिफ्ट फ्रॉम कन्फ्रंटेशन टू कोऑपरेशन, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी रीस्किलिंग एंड टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन पे फोकस कर रहे हैं। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन कलेक्टिव वॉइस फॉर गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर की बात भी चल रही है, और गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को रिकॉग्नाइज भी कर लिया है इंडस्ट्रियल कोड वाले में, उसमें देखना। ठीक है, एक इंडियन फेडरेशन फॉर ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स IFAT है, रिप्रेजेंट ओला एंड उबर ड्राइवर्स इन 15 स्टेट्स। ठीक है, फ्यूचर ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया क्या है, डिजिटाइजेशन ऑफ मेंबरशिप होना चाहिए, एक्सपेंशन इनटू इनफॉर्मल एंड गिग सेक्टर में भी होना चाहिए, जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, और पैसा CSR और वेलफेयर बोर्ड से पैसा भी कलेक्टिव होना चाहिए, जैसे इनकी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो जाए। इंटीग्रेशन विद नेशनल स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ भी इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो इस हिसाब से दोस्तों अपना ये पूरा कवर होता है, और पार्ट 3 के साथ हमने इसमें पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और लेबर लॉ की थ्योरी इसमें कवर कर दी, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसमें से पिछली बार 5-6 क्वेश्चन जरूर आए हैं 2023 वाले पेपर में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं, वो डायरेक्ट ही एग्जाम स्पेसिफिक स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें क्या है, लेबर लॉ के एक्ट्स करेंगे, फिर हम सोशल सिक्योरिटी के एक्ट्स करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और वन रिक्वेस्ट दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर किया करो, और ये क्या है, जितना ज़्यादा फैलेगा मुझे उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, उतनी रेगुलर क्लासेस लेके आऊँगा। अभी क्या है, बहुत ही स्लो रेट चल रहा है अपना, तो अगर मोटिवेशन बनाए रखेंगे तो हमारे लेक्चर्स आते रहेंगे। और मैंने बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है, आप देखो, आपने देखा भी होगा कि टेबल फॉर्म में पूरा ऐसे क्रिस्प एग्जाम ओरिएंटेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सबका भला हो और तभी अपना भला होता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।